जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। बच्चों हम लोग आज, जैसा कि नीट का पेपर करीब आ रहा है, तो हम लोगों ने कुछ ऐसा सोचा आपके लिए जिससे आपको काफी हेल्पफुल हो और टाइम भी ज्यादा ना लगे। तो बच्चों हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें चैप्टर को हम लोग 30 मिनट के अंदर देखेंगे। तो जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है, इसको हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो बच्चों आज 30 मिनट में हम लोग चैप्टर का आधा पार्ट कवर करेंगे और 30 मिनट के अंदर नेक्स्ट डे पर पूरा पार्ट को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ हम लोग स्ट्रेटजी से इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। आइए देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में कैसे शुरुआत होगी, क्या चीजें होंगी। सबसे पहली चीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टॉपिक को डिस्कस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से नीट में क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है बच्चों, वो है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को भी हम लोग देखेंगे और अब देखना है कि पैटर्न क्या रहने वाला है इन चैप्टर्स को पढ़ने का। तो बच्चों पैटर्न हम लोग का कुछ इस प्रकार से रहेगा कि चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट, चैप्टर तो काफी बड़ा होता है, लेकिन जिस जगह से बच्चों क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं या आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, उस जगह पे हम लोग फोकस करने वाले हैं और उन चीजों को क्विक तरीके से देखेंगे। तो चलिए बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है बच्चों। देखिए, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, किसके अकॉर्डिंग? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसने हमें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या दिया? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक डेफिनेशन दी। वो क्या थी? देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सबसे पहली चीज तो हम लोग यहां पे ये देख रहे हैं कि WHO का मतलब क्या होता है। WHO का मतलब होता है भैया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके सेंटर्स कहां पे लोकेटेड हैं? इसके सेंटर्स, हेडक्वार्टर्स बेसिकली आपका जिनेवा में लोकेटेड है बच्चों। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है ए टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स। ऑल एस्पेक्ट्स कौन कौन से बच्चों? फिजिकल एस्पेक्ट हो सकता है, इमोशनल एस्पेक्ट हो सकता है, बिहेवियरल एस्पेक्ट हो सकता है और सोशल एस्पेक्ट हो सकता है। तो ऐसा इंसान जो इन चारों एस्पेक्ट में एकदम हेल्दी है, उसी को बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन। और रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्संस को लेकर रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है। तो अकॉर्डिंग टू द WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, बिहेवियरल हो गया और सोशल हो गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के पार्ट में और वो देखते हैं क्या चीज। तो चलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज पर डिस्कस करते हैं कि बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने का बेसिकली क्या स्ट्रेटजीज हम लोगों की होने वाली है। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में हम लोग बीमारियों को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो लास्ट वाला पार्ट है। हम लोग यहां पर देखने वाले हैं अभी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जैसा कि आप सभी को पता है कि कितना बड़ा एक प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ बच्चों किसी भी चीज में बहुत ही ज्यादा घातक होती है। फिर वो देश को एकदम से परेशान कर देने वाली स्थिति में लाके खड़ा कर देती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इंडिया वाज एमंग्स्ट द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स। बच्चों, एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल। आपको पता होगा 1951 में इंडिया ने क्या किया? देखिए यहां पर एक्शन प्लान्स को इनिशिएट किया और वर्ल्ड में ये पहली ऐसी कंट्री थी हम लोगों की जहां पे क्या हुआ, इस चीज को हम लोगों ने करना शुरू किया। दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन 1951। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत सही, इस चीज को हम लोगों ने लिख लिया। इंप्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करेंटली इन द ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम कॉल्ड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इनिशियली सबसे पहले क्या हुआ था बच्चों? क्या हुआ? इनिशिएट किया गया एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स नेशनल लेवल पे, लेकिन फिर समय के हिसाब से डिमांड बढ़ी और वहां पर हम लोगों ने एक वाइडर एस्पेक्ट में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, चाइल्ड को भी हम लोगों ने इस प्रोग्राम्स में क्या किया? इन्वॉल्व कर लिया। तो वही उसका नाम हो गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ईयर याद रखना है कि 1951 में इन प्लान्स को हम लोगों ने क्या किया? इनिशिएट किया था। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? यहां पर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। RCH का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। RCH होता क्या? व्हाट डू यू मीन बाय RCH? फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आइए, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। सबसे पहली चीज यहां पर हम लोग को देखना है कि अवेयरनेस फैलानी थी किसमें? रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में। तो देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल्स एंड प्रिंट मीडिया। अब गवर्नमेंट्स ने क्या किया कि इनको गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी हो और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन
दोनों ने मिलकर क्या किया, इन चीजों का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, लोगों को उसके बारे में जागरूक करना शुरू किया। बच्चों समझ रहे हैं ना, जागरूक करना कितना इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज चीजें क्रिटिकल होती जा रही थी। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल्स, अब डिफरेंट मेथड्स थे, ऑडियो विजुअल था, प्रिंट मीडिया थी, और यहां पर देखिए जैसा कि बताया गया गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज दोनों ने इन चीजों के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया। आगे देखते हैं, वेरियस मेजर रोल इज ऑल्सो प्लेड बाई पेरेंट्स। अब यहां पर बताया जा रहा है कि पेरेंट्स ने भी इन चीजों को समझाया, टीचर्स ने, क्लोज रिलेटिव्स ने, इन सभी लोगों ने इन चीजों को डिस्कस किया और आगे बढ़ाया। किस चीज को, यही रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स को, इंट्रोडक्शन ऑफ बच्चों। और हम लोगों ने क्या किया, सेक्स एजुकेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो स्कूल लेवल पर भी किया गया, ताकि जो बच्चे हैं उनको उनके बारे में जानकारी हो सके। क्योंकि यहाँ पर अभी तक ऐसी चीजें थी कि इन चीजों को लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते थे, खासतौर से बच्चे तो और डरते थे, इसलिए सेक्स एजुकेशन को स्कूल लेवल पर इंट्रोड्यूस करा दिया गया। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन कराया गया, इंफॉर्मेशन दी गई, एडोलसेंस के बारे में बताया गया एंड रिलेटेड चेंजेस। एडोलसेंस मतलब बेसिकली आपका जो 24 आपका ये जो एज ग्रुप है 10 से 12-15 वाला, ये एडोलसेंस के अंदर आता है, जहां पर आपकी प्यूबरिटी होती है। बेसिकली डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते हैं बॉडी में, बॉयज़ में माउस्टेच वगैरह आने लगते हैं, और फीमेल्स में क्या होता है, वेरियस टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना बच्चों, तो उन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस का क्या मतलब हुआ बच्चों, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस का मतलब हुआ विद द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, जो भी सेक्स एक्टिविटीज थी उनको परफॉर्म किया जाए। ठीक है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से कैसे बचा जाए बच्चों, लाइक एड्स, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। इन सारी चीजों से बचने के लिए भी जागरूक किया जाने लगा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनानी है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी हैबिट्स को भी आपको अपनाना होगा। चलिए आगे देखते हैं स्ट्रेटजीज। बच्चों अभी तक तो हम लोगों को अब देखना है कि स्ट्रेटजीज क्या होंगी, क्या स्ट्रेटजीज हैं, ताकि हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को बना सकें। देखिए, पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स, फर्टाइल कपल मतलब जिन लोगों की बेसिकली रिप्रोडक्शन की एक एज हो चुकी है, एंड दोज इन द मैरिजेबल एज, और कौन, जिनकी शादियां होने वाली हैं, शुड बी एजुकेटेड अबाउट, बट नेचुरल है, जो उस क्षेत्र, जो उस चीज में इन्वॉल्व होने वाले हैं उनको एजुकेट किया गया। अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, इनको बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में बताया गया। क्यों बताया गया, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन ना हो। ठीक है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही डाइवर्स लेवल पर पढ़ेंगे, और एग्जाम में यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, बट नेचुरल है, जो मदर्स प्रेग्नेंट हैं उनकी केयर के बारे में स्ट्रेटजीज के में ये भी एक हिस्सा था। पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी की बर्थ के बाद पोस्ट नेटल केयर किसकी, मदर की भी केयर करनी थी बच्चों, और चाइल्ड की भी केयर करनी थी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस भी बताई गई। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, देखिए ये जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है इसके बारे में हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बेसिकली जो मिल्क सिक्रीट होता है उसमें प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रम। बच्चों कोलेस्ट्रम काफी न्यूट्रिशियस होता है, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं कोलेस्ट्रम में। और वो कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं बच्चों, जो कि सीक्रेट होती हैं IgA एंटीबॉडीज, जो भी आपके बॉडी सीक्रेशंस में प्रेजेंट होती हैं IgA एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर एडवाइस जरूर करते हैं कि बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराइए। क्यों कराना होता है ब्रेस्ट फीडिंग, इसलिए क्योंकि वो काफी वहां पर न्यूट्रिशियस होता है, एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड। अब यहाँ पर इस चीज के बारे में भी लोगों को जागरूक कराया गया बेसिकली कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले मेल और फीमेल चाइल्ड को। यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब होता है, देखिए काफ़ी पुरानी सोच रहती थी पहले कि लड़कियों को कम पढ़ाई कराना है, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाई करवाना है, ये सारी चीज़ें, तो उसके बारे में भी लोगों को एजुकेट किया जाने लगा। अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, देखिए इस चीज़ को हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी बड़ा शत्रु है हमारा आपका, तो उसके बारे में भी लोगों को बताया जाने लगा। और सबसे बड़ी चीज़ सोशल इविल्स लाइक सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ये जैसे कि आपके रेप्स वगैरह होते हैं तो उसके बारे में भी चीज़ों को आपको बताया जाने लगा। तो बाकी सारी ये सारी स्ट्रेटजीज थी आपकी जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है ना, चलिए सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, हम लोगों ने अब उस चीज को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। देखिए सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन
अब जब इसका सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन करना था तो बच्चों वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज की जरूरत थी, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है, आपके पास प्रॉपर हॉस्पिटल्स होने चाहिए, वेल डेवलप्ड, ठीक है, जहां पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो। अच्छा, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो जाने से ही केवल काम नहीं होता, उसके बाद क्या जरूरत होती है, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, मतलब जो लोग उसको हैंडल कर रहे हैं वो भी प्रॉपरली एक्सपर्ट होने चाहिए, या फिर डॉक्टर्स तो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस की भी जरूरत होती है, ठीक है ना। सपोर्ट सिस्टम मटेरियल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट का क्या मतलब हुआ, वहां पर जो भी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है वो भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है बस इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, एक्सपर्टाइज है, लेकिन वहां पर आइटम्स ही नहीं प्रेजेंट हैं जिसकी हेल्प से हम चीजों को क्या करना है, हैंडल करना है, तो मटेरियल का भी सपोर्ट होना चाहिए। दीज आर द एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू द पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये बता रहा है कि ये सारी कुछ चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हो गई, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज हो गई और मटेरियल सपोर्ट, ये वो चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। किस चीज के लिए, उन लोगों की हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ऐसे लोगों की जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज में या जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक को टैकल करना है। आगे देखते हैं प्रेगनेंसी डिलीवरी, ठीक है, एसटीडीज, एबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, ईटीसी, ये भी सारी चीजें यहां पर इंक्लूड की गई, ठीक है ना। आइए इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स। अब देखिए यहां पर बोल रहा है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बेटर टेक्निक्स। सबसे पहली चीज यहां पर लाइन लिखी हुई है कि स्टैचुअरी बैन ऑन द एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। अब बच्चों देखते हैं ये एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। देखिए एमनियोसेंटेसिस बच्चों एक टेक्निक होती थी जहां पर एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया जाता था डेवलपिंग फीटस के, और एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के डॉक्टर्स के द्वारा चेक कर लिया जाता था कि ये जो डेवलपिंग फीटस है ये किसका है बच्चा, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये किसका है, लड़के का है या लड़की का है, यानी कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो आइदर बॉय है या फिर गर्ल है। अब क्या हुआ, लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया बच्चों, ठीक है। मिसयूज कैसे, अगर गर्ल होती थी तो उसको अबॉर्ट करा देते थे और बॉय होता था तो उसको आगे डेवलप करने देते थे। ये जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक थी ये बनी तो अच्छे काम के लिए थी, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पता करने के लिए, सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस को पता करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन वही चीज़ है ना कि सही चीज़ों का इस्तेमाल गलत तरीके से होने लगा और वो चीज़ें गलत साबित होने लगी। तो फिर क्या हुआ सुनिए, वहाँ पर गवर्नमेंट को नियम बनाने पड़े, कुछ स्ट्रिक्ट आपके मेजर्स लेने पड़े कि ऐसा चीज़ों को रोका जा सके। अगर ऐसी चीज़ें कंटिन्यू होती तो बच्चों सेक्स रेशियो बहुत अफेक्ट हो जाता है, यानी कि बेसिकली मेल्स ज़्यादा हो जा रहे थे, फीमेल्स का संख्या कम हो जा रहा था, इसलिए इन चीज़ों को देखा गया। अब देखिए स्टैचुअरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। एमनियोसेंटेसिस क्या होती है, ये एक टेक्निक होती है बच्चों, ये एक टेक्निक होती है जिसमें से क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं और चेक करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं और चेक करते हैं सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस के बारे में, या फिर आपकी कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इसमें एब्सेंस ऑफ फैक्टर्स के बारे में बच्चों नहीं पता लगता, लाइक क्लेफ्ट पैलेट, ये जरूर याद रखिएगा। टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मीनेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड्स, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन ईटीसी आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशंस इन दिस कनेक्शन, ठीक है। आइए देखते हैं एमनियोसेंटेसिस, जो चीज़ हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया वही लिखा होगा यहाँ पर। एमनियोसेंटेसिस होता क्या है, एक प्रोसीजर होता है परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान ही परफॉर्म किया जाता है। टू ऑब्टेन एमनियोटिक फ्लूइड, यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया जाता है। टू टेस्ट द क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज एंड फीटल इन्फेक्शंस, और एक चीज यहाँ पर लिख लीजिए, सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस, सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस, सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस के बारे में भी पता लगाया यहाँ पर जाता है। बच्चों यहाँ पर एक चीज नोट डाल के लिख लीजिए, एब्सेंस ऑफ फैक्टर्स, यहाँ पे लिखिए एब्सेंस ऑफ फैक्टर्स, मैं क्या लिख रहा हूँ, एब्सेंस ऑफ फैक्टर्स कांट बी डिटरमाइंड बाय दिस टेक्निक, कांट बी डिटरमाइंड, यानी कि एब्सेंस ऑफ फैक्टर्स को यहाँ से नहीं पता लगाया जा सकता था। एग्जाम्पल क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट। चलिए यहां तक की चीजें क्लियर हैं, अब आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस इट में डायग्नोज, ठीक है ना।
दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक बच्चों कैसे डाउन सिंड्रोम, ठीक है एकदम सही बात है, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सारे बच्चों कुछ आपके क्या थे, ये सब क्या थे आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे। और इसके बारे में हम लोग देखिए यहाँ पर होता क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमिया क्रोमोसोम नंबर 21 हो जाती है। हीमोफीलिया में क्या था आपका बेसिकली ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स थे आपके। सिकल सेल एनीमिया में क्या था बच्चों, सिकल सेल लाइफ आरबीसीज का शेप हो जाता है आपके। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है बच्चों, यहाँ पर डिस्ट्रॉफिन नाम का एक जो वो डिस्ट्रॉफिन जीन जो होता है बेसिकली वो एब्सेंट हो जाता है। एंड डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस, जी हाँ यहाँ पे वो वर्ड आ गया जो हम लोगों ने पीछे लिखा था कि सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस, यानी क्या चांसेस है उस फीटस के सर्वाइव होने का, उसको भी हम लोग पता लगाते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस, बच्चों क्या हुआ, मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस हो गया शुरू। अब वो क्या था, इट इज बीइंग यूज्ड टू किल द नॉर्मल फीमेल फीटस, यहाँ पे इस वर्ड को जरूर याद रखेंगे। और वो क्या है कि फीमेल फीटस को लोगों ने क्या कहा, एबॉर्ट कराना शुरू कर दिया, जो कि सरासर गलत था, ठीक है ना। चलिए सहेली, अब देखिए यहां पर एक सहेली एक टेबलेट आ गई, ठीक है। ये बेसिकली क्या थी, नॉन स्टेरॉयडल डेरिवेटिव थी बच्चों। नॉन स्टेरॉयडल डेरिवेटिव मतलब कि ये बेसिकली एक नॉन स्टेरॉयडल डेरिवेटिव थी जो कि किसने बनाई थी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, उसने इसको प्रिपेयर किया था सहेली। ये क्या थी बच्चों, एक वंस अ वीक पिल थी, ये हफ्ते में एक बार ली जाने वाली एक ऐसी दवा थी जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है ना। आइए देखते हैं सहेली के बारे में कि क्या थी ये सहेली, ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थी, बेसिकली ये पिल थी, ठीक है। सहेली क्या थी, ये एक पिल थी और इसको वंस अ वीक पिल भी हम लोग बोलते हैं, वंस ए वीक पिल के नाम से भी जाना जाता है फॉर द फीमेल्स। वॉज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एंड सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में प्रेजेंट है। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में लिख लीजिए नोट डाल के, इट इज अ नॉन स्टेरॉयडल डेरिवेटिव। क्या है बच्चों, नॉन स्टेरॉयडल डेरिवेटिव है, नॉन स्टेरॉयडल डेरिवेटिव। चलिए बच्चों ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ द इंप्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। अब यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, इंडिकेटर्स किसके, बेटर इंप्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। सबसे पहली चीज बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स। यहां पर क्या होना है, बेटर अवेयरनेस फैलाई जाए सेक्स रिलेटेड मैटर्स को लेके। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज। मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज मतलब कि जो बच्चे की डिलीवरी हो रही है उसमें मेडिकल सुपरविजन में की जाए। ऐसा नहीं है कि पहले की तरीके से गांव के तौर पे जो लोकल महिलाएं होती थी वो करती थी, तो वहां पर क्या होता था, फीटस को जो बेबी जो आपका डिलीवर हो रहा है उसको भी काफ़ी खतरा होता था और जो मदर थी उसको भी काफ़ी खतरा होता था, क्योंकि वहाँ पर जो प्रैक्टिसेस होती थी बेसिकली वो सही नहीं होती थी, किसी भी तरीके से कुछ चीज़ें की जाती थी। आगे बढ़ते हैं। बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बेटर प्रैक्टिस हम लोगों ने स्टार्ट की किसकी, पोस्ट नेटल केयर, यानी कि बच्चे की अच्छे से खातिरदारी की गई, अच्छा सा उसको ध्यान रखा गया और जो मदर जिस मदर ने डिलीवर किया है बच्चे को उसकी भी अच्छी से हेल्थ का ध्यान रखा गया। तो उससे क्या हुआ, सबसे पहली चीज डिक्रीज हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके मरने का जो रेट था बच्चों एकदम कम होने लगा और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हुआ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का डिक्रीज होना और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का डिक्रीज होना बच्चों बहुत ही मेजर रोल प्ले कर गया किसमें, पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में, ठीक है ना। आइए, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद इन द स्मॉल फैमिलीज, within the small families, better detection and cure of sexually transmitted disease। ये सारे कुछ इंडिकेटर्स थे किसके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर हेल्दी सोसाइटी के। ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बेटर आपकी क्या हुई चीजें, मेडिकल फैसिलिटीज होने लगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अब आ गए हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में क्या था, पॉपुलेशन सबसे पहली चीज क्या होती है, बेसिकली देखिए पॉपुलेशन होती है एक जो रिलेटेड मेंबर्स होते हैं किसके, सेम स्पीसीज के जो एक एरिया में रह रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। देखिए टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज, किसी स्पीसीज के टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया,
एक एरिया में एट ए पार्टिकुलर टाइम, उसी को बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में बच्चों तीन चीज याद रखना है। पहली चीज तो वो एक स्पीसीज की होनी चाहिए, एक कन्फाइंड एरिया में होनी चाहिए और एट अ कन्फाइंड टाइम होना चाहिए। पॉपुलेशन वेरी कर सकती है, मान लीजिए कोई कहीं से कहीं चला गया, पॉपुलेशन वेरी हो गई। किसी के यहाँ मतलब कहीं पे ज्यादा रिप्रोडक्शन हुआ और रिप्रोडक्शन से बर्थ हुई और फिर से बदल गया, तो एक टाइम पे एक स्पीसीज में और एक एरिया के अंतर्गत ही जो आती हैं वो सारी चीजें पॉपुलेशन में इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बच्चों 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और डेमोग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, व्हाट इज डेमोग्राफी? डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। और यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की यूनिट क्या होती है बच्चों? यूनिट किसी भी चीज की वो स्मॉलेस्ट चीज होती है जिससे मिलकर वो चीजें बनी हुई होती। तो पॉपुलेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? वो इंडिविजुअल आदमी, यानी इंडिविजुअल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, जिसको की बोलते हैं सेंसस, जो कि सरकार कराती है। जनगणना, हिंदी में बोलते हैं इसको जनगणना। जन मतलब लोगों की, गणना मतलब काउंटिंग, तो जनगणना बोले तो क्या होता है? ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, जिसको कि आप प्यार से सेंसस भी बोलते हैं। ये अंडरटेकन एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल में बच्चों जनगणना कराई जाती है और इससे यह देखा जाता है कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, कितनी घटी, क्या हुई, ठीक है ना। आइए देखते हैं भारत में सबसे पहले सेंसस कब हुए थे बच्चों। भारत में सबसे पहले सेंसस 1872 में हुए थे, इन द ईयर 1872। उसके बाद सेंसस हुआ आपका 2011 में। तो ये अभी तक 2 सेंसस हो चुके हैं, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो फिर से सेंसस होने की संभावना होनी चाहिए, लेकिन देखिए कब होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो जो सेंसस हुए थे उसके बेसिस पे कुछ डाटा था बच्चों। यहां पर जो डाटा का कंपैरिजन है वो पहली चीज हम लोगों ने वर्ल्ड लेवल पर भी किया, उसके बाद इंडिया लेवल पर भी किया और देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। आइए देखते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी आपकी 1900 में बच्चों, इन द ईयर 1900 ये क्या थी? 200 बिलियन। 200 बिलियन मतलब कि 2000 मिलियन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं 100 साल बाद क्या हुआ? 6 बिलियन हो गई, यानी 2 बिलियन से सीधा 6 बिलियन हो गई, ठीक है ना। 1900 से 2000 के बीच में, यानी 100 सालों में पॉपुलेशन बढ़ गई 6 बिलियन। उसके बाद हम लोगों ने जब देखा तो 2011 में बच्चों पॉपुलेशन हो गई 7.2 बिलियन। तो ये चीज आप देख पा रहे हैं, 2 बिलियन 2 बिलियन 6 बिलियन 6 बिलियन से 7.2 बिलियन, यानी कि 11 सालों में 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन बढ़ गई। और फिर इन इंडिया, अब देखते हैं इंडिया में क्या हुआ। ये चीज 6 बिलियन यहां से काट दीजिए, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इन इंडिया पॉपुलेशन विच वाज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, यानी जब हम लोग आजाद हुए तो भारत में जो पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन थी बच्चों। कब थी? 350 मिलियन थी। अब 2000 में वो बढ़ के 1 बिलियन हो गई बच्चों। कितनी हो गई? 1 बिलियन। और 2011 में क्या हुआ? 1.2 बिलियन हो गई, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से एक चीज कंपैरिजन कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि हर छठा आदमी वर्ल्ड में इंडियन है। इस चीज को समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन थी और वर्ल्ड पॉपुलेशन आपकी 7.2 बिलियन थी। तो जब वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.2 थी तो 1.2 का 6 टाइम ही तो 7.2 होता है, ठीक है ना। तो हर छठा आदमी दुनिया में वो कैसा है? भारतीय है। और यहाँ पे ये कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको हटाइए। रेशियो ऑफ वर्ल्ड टू इंडिया वो क्या आया? 6:1। इसका मतलब हुआ कि हर छठा आदमी वर्ल्ड में इंडिविजुअल इंडियन है। चलिए ये चीज नीचे लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस। हाँ, ये चीज देखिए, परसेंटेज में हम लोगों ने देखा पॉपुलेशन को, वो क्या था कि 2001 सेंसस की रिपोर्ट में क्या था? पॉपुलेशन का ग्रोथ वाज स्टिल अराउंड 1.7%। 1.7% थी। कब? 17 ये इसका क्या मतलब हुआ? देखिए 17 पर 1000 पर ईयर। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब हुआ कि 17 लोग पर 1000 लोगों पर हर साल पैदा हो रहे हैं, यानी 17 पीपल आर बॉर्न पर 1000 पीपल। हर 1000 पे 17 लोग हर साल पैदा हो रहे हैं। ये था आपका 1.7% का मतलब। और अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, 2011 में जो सेंसस हुआ तो वो बढ़ के क्या हो गया बच्चों? 2% हो गया। देखिए 1.7 से 2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ गई, जो कि एक अलार्मिंग इफेक्ट था। इतनी तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए था। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों? पहले 17 थे पर 1000, अब क्या हुआ? 20 लोग पर 1000 पर ईयर हो गए, ठीक है ना, जो कि खतरनाक है।
रीजंस फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब देख लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का बच्चों रीजन क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि क्या था, मॉर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो गया, मदर का भी डिक्रीज हो गया और जो न्यूबॉर्न बेबी था उसका भी, और बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज आ गई जिससे कि बीमारियां भी कम होने लगी। तो देखिए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, सबसे पहली चीज क्या हुआ, डेथ रेट में रैपिड डिक्लाइन हो गया, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में डिक्लाइन हो गया, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में डिक्लाइन हो गया, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पॉसिबल पीपल इन द रिप्रोड्यूसिबल एज, ये कुछ कारण थे, यानी ज्यादा लोग रिप्रोड्यूसिबल एज में पहुंचने लगे, उससे भी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, और मैटरनल मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का गिरना भी आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में बड़ा रोल प्ले करने लगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड अपॉन, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहली चीज बर्थ रेट पे डिपेंड करती है। बर्थ रेट क्या होता है, कितने लोग पैदा हो रहे हैं उसको बोलते हैं बर्थ रेट, और डेथ रेट क्या होता है, कितने लोग मर रहे हैं। तो बर्थ रेट का ही दूसरा नाम होता है भैया फर्टिलिटी रेट, और डेथ रेट का होता है मॉर्टेलिटी। देखिए हम लोगों ने सारी चीजों को एकदम कन्फाइंड तरीके से ले लिया है ताकि आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट डिलीवर हो सके और जो आपके काम का हो। ठीक है ना, अगर इस चीज को हम लोग लिखते तो काफी टाइम लगता और उसका कोई मतलब भी नहीं था। कम समय में ज्यादा चीजें दी जाए, ये ऐसी सीरीज ही चलाई गई। ठीक है ना, माइग्रेशन देख लिया जाए, एज एंड सेक्स रेशियो देख लीजिए। ठीक है ना, आइए देखते हैं रिप्रोडक्टिव एज। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या है, द नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल्स इन एन एक्टिव रिप्रोड्यूसिबल एज, यानी 15 से 44 साल। बेसिकली ये प्यूबरिटी से आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक स्टॉप नहीं होती उसी चीज को बोला गया है। एक्टिव रिप्रोड्यूसिबल एज इन्फ्लुएंसेस द बर्थ रेट, जितने लोग इस एज ग्रुप के बीच में होंगे वही तो कैपेबल होंगे रिप्रोडक्शन के, और जब वो लोग कैपेबल होंगे तो वो एक मेजर रोल प्ले करेंगे किस चीज में, कि आपकी पॉपुलेशन रेट कैसी है, पॉपुलेशन बेसिकली आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी है। ठीक है ना, दो आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम थॉट वी could bring down the population growth rate, it was only marginal। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, अब देखिए ये जो पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जैसे कि 1.7% से 2% हो गया, तो ये एक मेजर कंसर्न था कि भाई चीजों को कैसे कंट्रोल में लाया जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप लिया गया इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वो ये हुआ कि लोगों को मोटिवेट किया गया कि भैया कम बच्चे पैदा करिए, यानी कि आप अपनी फैमिलीज को स्मॉलर रखिए। कहीं कहीं पर क्या हुआ कि जिन लोगों के घर में फैमिलीज छोटी थी उनको इंसेंटिव्स भी दिए जाने लगे। तो वही लिखा है, मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या हैं, जिससे कि पॉपुलेशन ना बढ़े, बेसिकली चांसेस ऑफ स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोका जा सके। ठीक है ना, यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया। अब ये बोल रहा है कि आपने मीडिया में भी देखा होगा एडवर्टाइजमेंट, वो किस नाम से, हम दो हमारे दो, यानी कि बेसिकली हस्बैंड एंड वाइफ और उनके 2 ही बच्चे। ठीक है ना, यानी छोटी फैमिलीज के लिए मोटिवेट किया जाने लगा वेरियस तरीके से, स्लोगन से, प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल्स, इन सारी चीजों से। ठीक है ना, Many couples, mostly the young urban working ones, have adopted the one child norm। अब ये बोल रहा है बहुत सारे लोग, इवन जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं या फिर शहर के लोगों ने इवन अब वो कर लिया कि 1 चाइल्ड नॉर्म ही, मतलब हस्बैंड वाइफ और केवल एक ही बेबी हो। ठीक है ना, चलिए स्टैचुअरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैरिजेबल एज को भी बढ़ा दिया गया, लड़कियों के लिए 18 ईयर्स कर दी गई और लड़कों के लिए 21 ईयर्स कर दी गई। मैरिजेबल एज को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये सारे कुछ जो मेजर्स थे लिए गए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब देखते हैं बच्चों, यहां पर आ गई बात प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है, जो कि आपके बेसिकली प्रेगनेंसी को रोक सके, उन डिवाइसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो यहां पर पूछ रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बच्चों यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, प्राइवेसी टू द यूजर को प्राइवेसी प्रोवाइड करें, और इट शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर एंड यूज एंड कंफर्ट ऑफ द पर्सन, यानी कि सेक्सुअल ड्राइव को उसके ना कम कर सके, डिजायर को ना कम कर सके, और सेक्सुअल एक्ट में भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना ला सके। वही होता है एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। वही चीज यहाँ पे लिखा है, यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल। जी हाँ, इजिली अवेलेबल भी होना चाहिए कि जहां चाहे आदमी वहां मिल जाए, ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ढूंढा जाया करे। ठीक है ना, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल होना चाहिए विद लीस्ट और नो साइड इफेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये, इट शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। यहां पे इस चीज को लिख लीजिए, एंड सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के एक
मेथड होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली मेथड्स क्या। अब देखते हैं ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स थे ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे टेम्परेरी मेथड हो गया। तो टेम्परेरी मेथड के अंदर बच्चों आ जाता है आपका नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब हम लोग नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन को देखें, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेम्परेरी, एक परमानेंट। परमानेंट मतलब कि वो दोबारा रिवर्सिबल नहीं हो सकता, एक बार आपने कर दिया तो कर दिया, अब दोबारा वो चीजें रिवर्सिबल नहीं हो सकती, ठीक है, या फिर उनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। और टेम्परेरी मेथड क्या है कि जब तक आप चाह रहे हैं तब तक ही कॉन्ट्रासेप्शन है, आप जब प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहेंगे वो कंसीव हो जाएगी। तो देखिए ये नेचुरल मेथड्स होते हैं। नेचुरल मेथड्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है, कोइटस इंटररप्टस है और लैक्टेशनल एमिनोरिया है। ये कुछ 3 मेथड्स होते हैं जो कि टेम्परेरी मेथड के होते हैं। तो बच्चों ये लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, शॉर्ट सीरीज है। नेक्स्ट पार्ट में इस पूरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को कंप्लीट करेंगे और सबसे लास्ट में ART के बारे में पढ़ेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जो कि ऐसे लोगों को, इनफर्टाइल कपल्स को भी क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं टू प्रोड्यूस बेबीज। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बच्चों मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।